नमस्कार। डिजिटल कक्ष में आपका स्वागत है। राजा मान सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन हम आज की इस व्याख्यान में विश्लेषित करेंगे। राजा मान सिंह अपने समय का एक पराक्रमी सैनिक, साहसी, कुशल सेनानायक, चतुर राजनीतिज्ञ, साहित्य तथा कला प्रेमी सुयोग्य प्रशासक था। मैं उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के मूल्यांकन पर चर्चा प्रारंभ करूं, उससे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि राजा मान सिंह के कृतित्व संबंधी जो उसके शाही सेवा के 4 काल हैं, उन पर हमने राजा मान सिंह भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4 में क्रमशः उसके शाही सेवा कालों की चर्चा की हुई है। जहाँ तक मान सिंह के व्यक्तित्व का प्रश्न है, तो वो आपको उस संदर्भ में स्मरण रखना चाहिए कि वो शारीरिक गठन में थोड़ा कुरूप दिखाई पड़ता था, किंतु आमेर के कछवाहा शासकों में मान सिंह का स्थान महत्वपूर्ण है। उसने लगभग स्वतंत्र रूप से 24 वर्ष राज्य का उपभोग किया और 13 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु पर्यंत लगभग 55 वर्ष तक मुगल राज्य की सेवा करता रहा। अकबर का उस पर पूर्ण विश्वास था, अतएव उसे उत्तर पश्चिमी भारत, बंगाल और बिहार की सूबेदारी पर नियुक्त किया गया। सम्राट के समय में 7,000 मनसब तथा फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधियां उसे प्राप्त थीं, जो उसे अकबर ने सम्मान स्वरूप प्रदान की थी। उसके लिए गौरव की बात थी कि उसने अपनी योग्यता से ये सब उपाधियां और पद अर्जित किए थे। जहांगीर ने वैसे उस पर इतनी कृपा दृष्टि नहीं रखी, फिर भी जब जब आवश्यकता समझी गई उसे बंगाल और दक्षिण में भेजा गया और उसके अनुभव का लाभ उठाया गया। मुगल सेवा में के उपलक्ष्य में जो प्रशंसा उसकी की जाती है, उसका प्रधान कारण यह था कि उसमें सैनिक क्षमता और राजनीतिज्ञता का अच्छा सामंजस्य था। उत्तर पश्चिमी सीमांत के बिहार तथा बंगाल के अफगान विद्रोहियों को दबाकर उसने मुगल राज्य को इनसे भय रहित करने में कोई कसर नहीं रखी थी। हर सूबे की शासन व्यवस्था को भी वह स्वयं देखता था। उसमें अपने पद को संभाले रखने की इतनी लगन थी कि वह बहुत कम समय अपने पैतृक राज्य के लिए दे पाया था। यह एक सौभाग्य की बात थी कि उसकी अनुपस्थिति में भी आमेर की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। वह समय समय पर यहाँ की व्यवस्था को संभाल लेता था या आमेर से संपर्क बनाए रखता था, जिससे कोई ऐसी स्थिति नहीं बनने पाई जो उसके राज्य के लिए हानिप्रद हो, और आमेर राज्य का काफ़ी विकास उसके समय में हुआ। अकबर के द्वारा प्रचलित शासन के ढांचे का प्रयोग उसने अपने सूबों में किया। बंगाल के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने अकबर नगर की, जो पीछे से राजमहल कहलाया, स्थापना की। वहीं सूबे की राजधानी बना जहाँ से वह सूबे का प्रबंध सुचारू रूप से संचालित करता था। मुकुंद राम ने, जो एक समसामयिक कवि था, अपनी कविता में बंगाल सूबे की भूमिनाप व्यवस्था, कठोर शासन और अधिकारियों के संबंध में कुछ प्रकाश डाला है। वह लिखता है कि मान सिंह के सहयोगियों में मोहम्मद शरीफ व रायजादा प्रमुख व्यक्ति थे, जो खेतों को रस्सी से नापते थे और लगान वसूल करते थे। व्यापारियों, बनियों, ब्राह्मणों और वैष्णवों को राजकीय अनुशासन के अनुसार रहना पड़ता था। ये लोग राज्य में विशेष अधिकार का उपभोग नहीं कर सकते थे। पोतदार भी मालगुजारी के संबंध में कठोरता से व्यवहार करते थे। खोजा और देदार भी भूमि संबंधी कामों के अधिकारी होते थे, जिन्हें नाराज करना किसानों के लिए बड़ा हानिकारक होता था। मालगुजारी संबंधी जो कठोर व्यवहार का चित्रण कवि ने किया है,
वह एक प्रकार से टोडरमल तथा अन्य अकबर के अधिकारियों द्वारा लागू किए जाने वाले मालगुजारी के प्रबंध से संबंधित है। मान सिंह ने एक सूबेदार होते हुए राजकीय आज्ञा के अनुकूल उनका प्रचलन किया था। इसमें मान सिंह को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुकुंद राम का जो विवरण है वह इतिहास लेखन के लिए मान सिंह के समय के लिए उपयोगी हो सकता है। नए नियम जब भी लागू किए जाते हैं उन्हें प्रारंभ में प्रजा इसी रूप में लेती है। अभ्यस्त हो जाने पर ये नियम उन्हीं व्यक्तियों को जो इनकी निंदा करते हैं अच्छे प्रतीत होने लगते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों को शासन में हानि हो और जनसाधारण को लाभ पहुँचे तो ऐसे शासन को अच्छा शासन ही माना जाना चाहिए। पेरी डी जेरिक के वर्णन से तो यह स्पष्ट होता है कि बंगाल का सूबा मानसिंह की सूबेदारी में आर्थिक दृष्टि संपन्न अवस्था में था। चावल, शक्कर आदि खाद्य सामग्री की बंगाल के सूबे में कमी न थी। जिन प्रांतों में इन वस्तुओं की कमी होती थी उन भागों में ये वस्तुएं यहाँ से प्रचुर मात्रा में ले जाई जाती थीं। यह रुई उत्पादन में भी बड़ा समृद्ध सूबा था। यहाँ के बड़े बिजनेसमैन कपड़े देश और विदेश में निर्यात करते थे। आमेर राज्य भी आर्थिक दृष्टि से उसके काल में संपन्न था। यहाँ गेहूँ रुपये के सवा 2 मन, इसी प्रकार से अन्य जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सस्ती थीं और ये 17वीं शताब्दी के जो अड़सट्टे हैं उनसे स्पष्ट होता है। उनमें इन सब का उल्लेख है कि कौन सी चीज़ चना, चावल, घी, है ना, चीनी, ये गेहूँ, इन सब का मूल अड़सट्टों में उपलब्ध है। तो ये उससे देख करके ज्ञात किया जा सकता है। आर्थिक संपन्नता उस समय राजस्थान में काफ़ी थी, परंतु इस प्रकार की बंगाली और आमेर की संपन्न अवस्था मान सिंह के शासन की सफलता और सुव्यवस्था पर भी प्रकाश डालती है। जहाँ तक मान सिंह के पारिवारिक जीवन के संदर्भ में विदेशियों ने आकलन किया उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। मान सिंह ने अपने दादा और पिता का वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने का काफ़ी अवसर प्राप्त उसे मिलता रहा। उसके दादा के द्वारा मान सिंह का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। इसी तरह उसके पिता और मान सिंह मुगल सेवा में बहुधा साथ रहे। इस सहज सहवास ने उसे एक सुयोग्य पुत्र बनाया। उसने भी अपनी स्त्रियों और पुत्रों को अपना पति प्रेम और वात्सल प्रेम दिया। जहांगीर तथा ब्लीचमैन ने उसकी रानियों की संख्या जो बताई वो 1500 और प्रत्येक के 2 या 3 बच्चे होने का उल्लेख किया है, जिसमें से 60 स्त्रियों का सती होना तथा सभी पुत्रों के सिवाय भाऊ सिंह का मृत्यु होना भी लिखा है। संभवतः यह संख्या उसकी निजी स्त्रियों और पुत्रों की नहीं है। यह संख्या राजलोक की सभी स्त्रियों और उसके पुत्रों की हो सकती है। न आमेर में या जहाँ भी जहांगीर ने अपने रहने के महल बनवाए वहाँ इतनी स्त्रियों के रहने की व्यवस्था थी। आमेर में 24 और रोहतास में 15 रानियों के अलग अलग निवास गृह देखे जाते हैं। इन एक में 4-5 स्त्रियों को भी एक साथ रखा जाए जैसी राजपूतों में प्रथा थी तो भी 1500 की संख्या का मेल नहीं बैठता। आमेर की पुरानी वंशावलियों में जो वैसे पीछे की हैं लगभग 2 दर्जन स्त्रियों और 1 दर्जन के लगभग बच्चों का उल्लेख मिलता है जो उचित प्रतीत होता है। उसकी मृत्यु के उपरांत भाऊ सिंह और कल्याण सिंह नामक 2 पुत्र जीवित थे। उसका अपने पुत्रों पर बड़ा प्रेम था जो उनके मरने पर उसका बंगाल से ऊब जाना प्रमाणित करता है। उसके निवास में विभिन्न प्रांतों से आई हुई रानियां भी रहती थीं जो उसके दाम्पत्य जीवन का एक पहलू है और मध्ययुगीन परंपरा का एक रिफ्लेक्शन है जो हमें दिखाई पड़ती है। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है वो अपने वंश परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म में विश्वास रखता था। उसे धर्म में पर्याप्त श्रद्धा थी और आपको याद दिला दूं उसने अकबर के आग्रह पर दीन इलाही की सदस्यता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह से मुंगेर के शाह दौलत नामी संत के कहने पर भी
उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। भक्तमाल के नाभादास ने मानसिंह व उसकी स्त्री की गणना परम भक्तों में की है। उसने अपने समय में शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु आदि अनेक देवी देवताओं के मंदिर बनवाए या उनकी मूर्तियों की मंदिरों में स्थापना की। बैकटपुर में, जो पटना जिले में है, मानसिंह ने भवानी शंकर का मंदिर बनवाया और उसमें विष्णु, गणेश तथा मातृ देवी की मूर्तियों की स्थापना की। मंदिर के भोग राग की भी अच्छी व्यवस्था उसके द्वारा की गई थी। गया में उसने महादेव का मंदिर और आमेर में शीतला देवी का मंदिर बनवाया था। बंगाल में वैष्णव धर्म का भी उस पर प्रभाव था, जो वृंदावन के गोविंद जी के मंदिर के निर्माण से स्पष्ट है। आमेर के जगत श्रोमण के मंदिर में स्थापित राधा कृष्ण की मूर्तियां भी इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। जहाँ मानसिंह को हम अपने धर्म पर दृढ़ पाते हैं, वहाँ हम उसे धर्म सहिष्णु भी देखते हैं। रोहतासगढ़ पर लगाए गए शिलालेख में कुरान शरीफ की पंक्तियों के साथ उसने धर्म में बलात्कार की निंदा के शब्द खुदवाए थे। उसका मयूरभंज की दरगाह संबंधी फरमान भी उसकी मस्जिदों के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए भी उसने अन्य धर्मों के प्रति अवहेलना का दृष्टिकोण नहीं अपनाया। इस अर्थ में मानसिंह को एक सच्चा प्रगतिशील या विकासवादी प्रशासक कहा जा सकता है। जहाँ तक विद्या प्रेम या साहित्य का उसके समय का अगर हम आकलन करें तो वो एक सर्वोत्तमुखी प्रतिभा का धनी था। वह न केवल युद्ध नीति, रणकौशल तथा शासन कार्य में कुशल था, वरन संस्कृत भाषा में उसकी रुचि थी। आमेर का स्तंभ लेख, रोहतासगढ़ का शिलालेख और वृंदावन का विलेख उसके संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम के द्योतक हैं। मानसिंह स्वयं कवि था। उसके बनाए हुए कुछ फुटकर छंद मिलते हैं। मानचरित तथा महाराज कोश नामी ग्रंथ उसके शासनकाल में रचे गए थे। इसी समय में राय मुरारीदास ने मान प्रकाश तथा जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथों की रचना की थी। मानसिंह के भाई माधो सिंह के आश्रय में पुंडरीक ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय तथा दूनी प्रकाश और दलपत राज ने पत्र प्रशस्ति तथा पवन पश्चिम की रचना की थी। इसके समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। इसके कई फरमान जो फारसी और हिंदुस्तानी में जारी किए गए थे, भाषा की नई दिशा की प्रगति के संपुष्ट प्रमाण हैं। यह स्वयं सुसंस्कृत था तथा ऐसे विद्वानों से सतत संपर्क विशेष चाहता था। मानसिंह उस युग में पैदा हुआ था जबकि विद्या की तथा भाषा की उन्नति चारों ओर हो रही थी। उसका सौभाग्य था कि उसे अकबर के कई दरबारी कवियों से, जिनमें दुर्सा, ओलराय, ब्रह्मभट्ट, गंग आदि प्रमुख थे, संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। बताया जाता है कि एक समय एक भिखारी कवि गंग के पास कुछ धन की याचना के लिए आया। कवि ने उस पर तरस खाकर मानसिंह के नाम 1000 रुपये पत्रभाग को देने के लिए लिख दिया। पत्र पढ़ते ही मानसिंह ने उसे वह रकम दे दी, परंतु उसने गंगकब को लिखा कि तुम्हें इतनी थोड़ी राशि के मांगने के लिए संकोच नहीं हुआ। मानसिंह का आशय यह था कि उसे भिखारी को और अधिक धन की सिफारिश करनी थी। उसने हरनाथ कवि को भी लाखों रुपए दिए थे, जिसने उसकी प्रशंसा में कविताओं की रचना की। उसका प्रमुख कवि हापा बारठ स्वयं इतना समृद्ध था कि उसके अधीन कई अनुचर और 100 हाथी रहते थे। मानसिंह के पास इस प्रकार के कई कवि, पंडित, कलावंत आदि आश्रय पाते थे और इस तरीके से मानसिंह का जो काल है और उसकी दृष्टि है वो साहित्य की दृष्टि से काफ़ी उन्नतशील थी। स्थापत्य की दृष्टि से यदि विचार करें तो मानसिंह के शासनकाल में वास्तु शिल्प को विशेष प्रोत्साहन मिला। धार्मिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसके समय में मंदिरों का निर्माण हुआ, जिससे धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं वरन कलात्मक प्रवृत्ति समृद्ध बन सकी। आमेर के जगत श्रोमणी मंदिर का मंदिर तथा तोरण द्वार की तक्षण कला अपने ढंग की अनूठी है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रानी कंकावती जी ने अपने प्रिय पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। निर्माण शैली में वृंदावन का
गोविंद जी का मंदिर भी फर्ग्यूसन के द्वारा अपूर्व बताया गया है। इसी प्रकार आमेर के राजप्रासाद राजपूत शैली के अच्छे नमूने हैं, जिनमें सादगी भी उल्लेखनीय है। दो दो कमरे व एक एक बरामदे के साथ रहने के कमरे बनाए गए थे, और जो जनाना महल में भी यही पद्धति अपनाई गई थी। इसके विपरीत दीवाने आम के बनाने की शैली में मुगल प्रभाव स्पष्ट है, परंतु खम्भों, छज्जों तथा पानों की बनावट स्थानीय है। बिहार का सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने रोहतासगढ़ में महलों तथा आवास गृहों को बनवाया, जिनमें हिंदू शैली या राजपूत शैली की छाप है। बारादरियों के निर्माण में मुगल स्थापत्य उल्लेखनीय है, जिसमें शीश महल व जनाना महलों के भाग जो देखने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त अपने समय में अकबर नगर बंगाल में और मानपुर बिहार में जो नगरों की स्थापना की, उनका संपूर्ण ढांचा 17वीं सदी की नगर निर्माण शैली पर आधारित था। नगरों तथा महलों में बगीचों और जलाशयों के निर्माण द्वारा उनकी शोभा को परिवर्धित या सजाया गया था, सुंदर किया गया था। तो इस तरीके से मानसिंह का शासनकाल या मानसिंह ने जिस प्रकार मुगल सहयोग किया, वो अपने आप में काफ़ी उल्लेखनीय है। इसी तरीके से जो मानसिंह है, उसका राजस्थान के साहित्य में उल्लेख बहुत आदर के साथ होता है। एक दोहा मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा। माई जन एड़ा पूत जन, जैसा मान मरद, समुद्र खांड परवालियो, काबुल बाड़ी हद। काबुल पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उसने सीमांत अफगानी विद्रोहियों पर किया, और इससे ये पता लगता है कि भाई उसका जो कृतित्व था वो काफ़ी सराहनीय था। तो इस तरीके से मानसिंह ने अपने जीवन काल में एक कुशल सेना नायक, कुशल प्रशासक, धर्म सहिष्णु व्यक्ति के रूप में अपना जीवन काल बिताया। वह साहित्य और विद्या प्रेमी भी था। इसी तरीके से उसके हमने जो उल्लेख रचनाओं का उसके काल में किया, उसमें पुंडरीक ने राग चंद्रोदय के साथ राग मंजरी भी लिखी, और ये राग मंजरी प्रथा दलपत राय ने पवन पश्चिम की रचना की। तो इस तरीके से उसका विद्या प्रेम भी था, वास्तुकला और मूर्तिकला का भी प्रेमी था। विभिन्न मंदिर और मूर्तियां जो थीं बेजोड़ हैं उसके समय की, जो दिखाई पड़ती हैं। और मानसिंह व जागीर के बीच खुसरो को लेकर व अन्य किसी कारण से मनमुटाव रहे हों, लेकिन जागीर के शासनकाल में भी मानसिंह के सम्मान में कमी नहीं आई। जागीर ने समय समय पर मानसिंह को सम्मानित किया। मानसिंह ने मुगल दरबार में वह पद प्राप्त कर लिया जिस पर शाही घराने के व्यक्ति व शहजादों का ही हक होता था। अतः मानसिंह ने मुगल सहयोगी के रूप में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई। तो मानसिंह संबंधी जब आपको अध्ययन करना हो तो मानसिंह संबंधी कुल 5 व्याख्यान हमने इस YouTube पर आपके लिए तैयार किए हैं, जिसमें मानसिंह से पहले अगर बात करूं तो कछवाहों का एक इतिहास पर, प्रारंभिक इतिहास कछवाहों का, उसके बाद राजा मानसिंह भाग 1, 2, 3, 4, और फिर ये राजा मानसिंह का मूल्यांकन। इस प्रकार कुल 6, और इस मूल्यांकन के अतिरिक्त 5 व्याख्यान आपको उपलब्ध हैं। तो इन कुल 6 व्याख्यानों के माध्यम से आप मानसिंह की उपलब्धियों को पढ़ सकते हैं। विगत परीक्षाओं में आपसे 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछा गया है कि भाई फरजंद राजा, फरजंद की उपाधि किस राजा ने धारण की हुई थी या किसको प्राप्त थी। इसी तरीके से उसके काल के जो साहित्यिक रचनाकार हैं उनको पूछा गया है ना। तो या उसके द्वारा जो स्थापत्य मानसिंह के द्वारा करवाया गया उससे संबंधित भी प्रश्न आए हैं। और कई बार सी खंड में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि मुगल सहयोगी राजा मानसिंह का मानसिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन कीजिए। कभी कभी प्रश्न आता है कि उपलब्धियाँ उसकी क्या थीं या जीवन चरित्र किस प्रकार का था। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं
जिनको पढ़ने के लिए आप इस व्याख्यान के अलावा जो उपलब्ध पुस्तकें हैं, चाहे वो कालूराम शर्मा प्रकाश व्यास जी की हो या कि जो अन्य पुस्तकें हैं जिनमें सरोज पाबा और डॉक्टर हरिशंकर शर्मा की किताब हो, या कि डॉक्टर कृष्णचंद्र माथुर नारायण श्रीमाली की किताब हो, या कि राजस्थान का इतिहास सर्वेक्षण प्रोफेसर के.एस. गुप्ता, डॉक्टर जे.के. ओझा की जो अभी लिटरेरी सर्किल से इसका नया एडिशन आया है, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे उनके लिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब है उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि मानसिंह संबंधी आपके पास कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और अगले व्याख्यान में हम बीकानेर के राय सिंह की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।